हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग लेकर के आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि डायरेक्टिंग के बिना आपका एम्प्लॉय बेटा कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट। आपने प्लानिंग कर लिया, आपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया, स्ट्रक्चर बना दिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। उसके बाद स्टाफिंग भी कर दिया, एम्प्लॉय भी आ गए। अब जब तक उनको आप डायरेक्ट नहीं करोगे, निर्देश नहीं दोगे, तो उनको कैसे पता चलेगा यार कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या होता है बेसिकली डायरेक्टिंग फंक्शन में। तो चैप्टर नंबर 7 वन शॉट वीडियो होगा और सारा का सारा, जैसा कि मेरा सारा वीडियो में एक भी चीज को छोड़ा नहीं जाता है, हर एक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है ना। तो बस आप लोग सपोर्ट जैसे करते हो करते रहो और जुड़े रहो अपने अकाउंट्स वाला के साथ। तो चलो देखते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कि क्या है सर आपका इंट्रोडक्शन। डायरेक्टिंग बोलता है क्या है बेसिकली, है ना। चलो एक सेकेंड। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन, सीधा सा बोला, गिविंग इंस्ट्रक्शन, मोटिवेटिंग, है ना। उनको उसको मोटिवेट करना, अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना पीपल को इन डूइंग वर्क, ताकि वो अपना काम को सही तरीके से कर सके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है सर, आओ देखते हैं। हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, जब तक तुम डायरेक्टिंग नहीं करोगे, जब तक आगे का फंडा तैयार नहीं होता है ना। डायरेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय को ले आया यार, रिक्रूटमेंट हुआ एम्प्लॉय का, सेलेक्ट हो गया एम्प्लॉय, और उसके बाद वो काम क्या करेगा उसको तो बताना पड़ेगा ना, मोटिवेट करना पड़ेगा ना अच्छे तरीके से, है ना। तो क्या बोला गया, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन कर सको, उसको पा सको, इसीलिए किया जाता है डायरेक्टिंग, राइट। तो इनिशिएट करता है ये तुम्हारे एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। दूसरा, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट, जो भी एफर्ट्स लग रहा है एम्प्लॉय के द्वारा उसको इंटीग्रेट किया जाता है यहां पे, है ना। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन in such a way that every individual effort contribute to the organization performance। यार किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, सबको एक जगह यूनिटी बनाना होगा, आरा भाषा में। उसके बाद सबको ऐसा डायरेक्शन देना होगा कि जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको सब लोग एक साथ पा सके, सबको एक साथ अचीव कर सके। नेक्स्ट क्या है हमारा, गाइड्स एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। भाई साहब होता क्या है ना, बेसिकली एम्प्लॉय के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है कि वो अपना पोटेंशियल को वाकई में अपने काम में इंप्लीमेंट करे। तो एक गुड सुपरवाइजर, एक गुड मैनेजर का ये काम है कि उसको मोटिवेट करके उसको ये रियलाइज करवाए कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ना। तो डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्या है हमारा, फैसिलिटेट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम लोगों को पता है यार कि एज सच वो सच में तुम्हारा डायनेमिक होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक होता है, उसको हमेशा चेंजेस आते रहना होगा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में। एज चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन योर इन्वायरमेंट, तुमको भी अपना मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को भी चेंज होते रहना होगा। तो जब तक तुम निर्देश नहीं दोगे, जब तक तुम डायरेक्ट अच्छे से नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर गुड लीडरशिप नहीं होगा, तुम कैसे अपने इंप्लॉय को तुम लीड करोगे, है ना। तो क्या बोला गया है यहां पे, इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, यहां पे सुपरवाइजर भी लिख सकते हो, है ना। To reduce resistance and development required cooperation in introducing changing in the organization, ताकि उसके अंदर से जो भी हेजिटेशन है वो सारा हेजिटेशन को बेटा दूर कर दिया जाए, जो भी उसके अंदर के बाधाएं हैं, हिंड्रेंस है, थ्रेट्स है, वो सब को दूर करके और ऑर्गेनाइजेशन को एक नए मुकाम पे लेके जाना होगा। तब तुमको एक सही मोटिवेटर अपने एम्प्लॉय के लिए बनना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी बना करके रखता है यार स्टाफिंग, क्योंकि कोई छोड़ छाड़ करके जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन अच्छे से दोगे, इंसेंटिव वगैरह दोगे, अच्छे से गाइड करोगे प्रॉपर तरीके से, तो कोई क्यों ही छोड़ के जाएगा तुम्हारा जॉब। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट फोस्टर
यानी कि बढ़ावा देता है किस चीज को, कॉपरेट भी करता है, कमिटमेंट अमंग द पीपल एंड हेल्प टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप एक्टिविटी एंड द डिपार्टमेंट। देखो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पे, हर एक लेवल पे कॉपरेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन तभी ना होगा जब तुम अच्छे से सारे चीजों को मैनेज करोगे, सारे चीजों को तुम सुपरवाइज करोगे, आरा भाषा में मोटिवेट करोगे अपने एम्प्लॉय को। तो कोई क्यों छोड़ के जाएगा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को? तो छोड़ के नहीं जाएगा तो सारे काम बढ़िया से होगा सर। तो कोई दिक्कत यहां पे सर नहीं। और नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा बोलता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। आपसे एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो एलिमेंट्स है तुम्हारा डायरेक्टिंग का 4, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर। बेटा भूलोगे नहीं, आ रहा भाषा में। MLCS याद रखने का एक तरीका देख लो, MLC चुनाव होता है ना MLC का, और लास्ट में S, MLCS है ना। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर। आओ देखते हैं, सुपरविजन भी बोल सकते हो, सुपरविजन ही बोलना है ऐसे, है ना। तो देखो ये चारों एलिमेंट्स को क्यों डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स क्यों बनाया गया है। बेसिकली जब तुम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो ना, तुम एक जब मैनेजर, अच्छे मैनेजर बनते हो, तो तुम्हारे अंदर ये सारा खूबियां होना चाहिए। एक अच्छा लीडर के अंदर ये 4 खूबी होना चाहिए। वो अपने एम्प्लॉय को अच्छे से मोटिवेट कर सके सर, समझा के मोटिवेट कर सके, इंसेंटिव दे के मोटिवेट कर सके, नेगेटिव मोटिवेट भी करे। अगर लेट से आ रहा तो फाइन वाइन भी मारे, है ना, वेस्टेज कर रहा है रिसोर्सेज का, तो उसको भी नेगेटिव मोटिवेटर बोला जाता है। और अगर अच्छा काम कर रहा है ना, ओवर टाइम कर रहा है या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव इंसेंटिव, पॉजिटिव मोटिवेटर यानी कि इंसेंटिव वगैरह दे, बोनस दे। तो ये क्वालिटी बेटा एक तुम्हारे अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, लीडरशिप तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारे फॉलोअर तुमको तभी फॉलो करेंगे जब तुम्हारे अंदर एक गुड लीडरशिप होगा, राइट। तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप होना चाहिए, इनिशिएटिव तुमको होना चाहिए, है ना। हमेशा तुम इनिशिएट करो कोई भी चीजों को। ऐसा नहीं है लीडर क्या बोलता है क्या कि चलो यार, चलो आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम चलते हैं। लीडर ऐसा कभी बोलता है क्या? नहीं, लीडर का मतलब लीडर ही हमेशा आगे रहता है, राइट। उसके बाद तुम्हारे अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए विदाउट एनी बैरियर्स। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। तो वो कोई भी बैरियर्स नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा लैंग्वेज में सारे लोगों को अच्छे से इंटरप्रेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्लान एंड पॉलिसी को, जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है टॉप लेवल के द्वारा, राइट। और उसके बाद तुम्हारे अंदर सुपरविजन पावर भी होना चाहिए कि हाउ टू सी द डेविएशंस, हाउ टू फाइंड द डेविएशंस, कैसे डिफरेंस को फाइंड किया जाए फ्रॉम प्लान परफॉर्मेंस टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमारा प्लान कैसा था और हमारा कंट्रोलिंग का जो पार्ट है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा कैसा है, तो उसी का तुम्हारा मतलब हो गया सुपरविजन। तो ये चारों क्वालिटी आपके पास बेसिकली होना चाहिए। आओ एक एक करके देखते हैं कि क्या है सर ये क्वालिटी। मोटिवेशन क्या बोलता है? इट मीन्स, मोटिवेशन का मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कि मोटिवेशन का मतलब इंड्यूस करना, अट्रैक्ट करना, है ना, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को। इट मीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन द डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इस कदर उसको उसके अंदर यार पोटेंशियल भर देना कि जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको ये पूरा करने के लिए, उसको वो अचीव करने के लिए अपना जी जान लगा दे। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, तभी तुम एक गुड मोटिवेटर कहलाते हो। लीडरशिप क्या बोलता है सर? इट इज द प्रोसेस, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। लीडरशिप इन्फ्लुएंस लेकर के आता है, और बिहेवियर में, किस चीज में इन्फ्लुएंस लेकर के आता है? बिहेवियर में सर, तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव लेकर के आता है लीडर तुम्हारा, है ना, किसका? पीपल का। बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी, कोशिश क्या करता है? टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, कोशिश करता है कि यार तुम अच्छे से काम करो, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा हो। तुम ऐसा अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंप्लॉय उसको मोटिवेट भी करते हो। और लीडरशिप का भी काम लगभग वही है कि यार जो एक मोटिवेटर का काम है कि अच्छे से सभी को मैनेज करना, कहीं से सबको एक साथ लेकर के चलना, और उसके अंदर के काबिलियत को उसको बताना कि बेटा तू ये कर सकता है, बस थोड़ा सा एक स्टेप लेने की देर है। आ रहा बात समझ में? तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटा तुम उसको यूज करोगे। एक मैनेजर का ये काम नहीं होता है कि तुम एज अ बिंग अ मैनेजर तुम उसको यूज कर रहे हो, राइट।
अपने इंप्लॉय को। कम्युनिकेशन, इट इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट, फीलिंग, यानी कि हर एक चीज को एक्सचेंज करना, तुम्हारे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, उस बातों को एक्सचेंज करना, मेरा फिलॉसफी क्या है, मेरा सोच क्या है ना, मेरा एस्पेक्ट क्या है, मेरा आइडियाज क्या है मेरे अंदर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग को क्या करना सर, एक्सचेंज करना बिटवीन और अमंग पीपल, किसके बीच में और कहां पे, पीपल के बीच में, है ना, जो भी तुम्हारे एम्प्लॉय हैं। क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ताकि सबको एक अच्छे तरीके से एक भाषा, सरल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में सारे लोगों को समझ में आए। क्लियर है। सुपरविजन क्या बोलता है सर, सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग, ऊपर से देखना, द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट बाय हिज सुपीरियर, जो भी सुपीरियर है वो अपने वर्कर को ओवरऑल देख रहा है कि काम अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को बोला जाता है सुपरविजन करना। तो ये हो गया तुम्हारा 4 एलिमेंट्स। आओ एक एक एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। मोटिवेशन क्या होता है सर, मोटिवेशन मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, है ना, जैसा इच्छा है वैसा उसको काम करवाओ, मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी पूरा हो जाए और उसका भी इच्छा पूरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि तुम उसको मोटिवेट किए सिर्फ अपने फायदे के लिए, राइट। फीचर्स क्या है सर मोटिवेशन का, इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन जो होता है ना बेटा, वो इंटरनल फीलिंग होता है, क्योंकि हर एक इंसान का परसेप्शन, हर एक इंसान का धारणाएं मानने का अलग अलग होता है। अभी राम मंदिर बना, बहुत लोगों का कहना था कि वहां पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, है ना, बहुत मूर्ख लोगों का कहना था कि वहां पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। तो यार उनका मानना कुछ अलग है, हमारा मानना था कि नहीं, वहां राम मंदिर का ही झंडा गड़ना चाहिए था। तो हमारा भावना, उनका भावना अलग है। तो दोनों को मोटिवेट करना एक अलग तरह का चैलेंज है। हमको मोटिवेट करके कोई वहां के हॉस्पिटल के लिए नहीं बना सकता, उनको हॉस्पिटल से मोटिवेट करके कोई मंदिर के लिए नहीं बना सकता। तो सबका मानना इंसान का जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग होता है ना। तो इंटरनल फीलिंग है, अंदर की चीजें हैं, इसको तुमको मोटिवेट करना होगा कि उसका मानना ये है, लेकिन हमको उसको मनवाना इसलिए है। प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बोला गया प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। भाई साहब तुम्हारे अंदर मैनेजर का एक काम है कि अपने एम्प्लॉय को इस तरह से मोटिवेट कर देना कि उसके अंदर गोल के लिए ही सिर्फ दिमाग चले, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। आरावासा में सिर्फ और सिर्फ गोल ओरिएंटेड वो बंदा हो जाए जो तुम्हारा वर्कर है, और उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाए टुवर्ड्स देयर गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो मोटिवेशन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। तुम्हारा मैनेजर तुमको नेगेटिव मोटिवेटर भी तुम्हारे ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता है ना, और पॉजिटिव भी। तुम कुछ गलत काम करो, तुम लेट से आ रहे हो फैक्ट्री या ऑफिस, तो तुम्हारा जो सीनियर है, तुम्हारा जो सुपीरियर है, वो क्या करेगा कि हो सकता है नेगेटिव मोटिवेटर का इस्तेमाल करे, तुम्हारे ऊपर फाइन रख दे, आराम से तुम्हारा सैलरी कट कर दे, बहुत तरीके का ऐसा चीज है। और तुम अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी तुम ज्यादा कर रहे हो टारगेट से, तब तुमको यार एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देगा, जिसको बोनस इंसेंटिव के फॉर्म में। आ रहा बात समझ में। तो यहीं पे बोला गया इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, भाई साहब सबका धारणाएं, सबका सोच, सबका फिलॉसफी अलग अलग है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार कि किसी को किसी चीज के लिए मनवा लेना। अब कोई अगर मोटिवेट कर लिया तो समझ लो कि उसका जैसा कोई महान आत्मा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहां पे जो तुम्हारे पास टॉपिक है अब्राहम मास्लो साहब का, ये बेटा बोला गया है हायरार्की थ्योरी। क्या बोला गया? हायरार्की थ्योरम ऑफ अब्राहम मास्लो। क्यों दिया गया है सर ये? बेसिकली किस चीज पे ज्यादा इंसिस्ट किया गया है इस चीजों, मतलब ये टॉपिक में? ये टॉपिक में अब्राहम मास्लो साहब का कहना था, है ना, कि कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम कॉमन एम्प्लॉय को दो। क्या एक एम्प्लॉय चाहता है, पहले तुम उसको देखो। आराम से एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम इस थ्योरम के फॉलो करके, उनके इस विचार को फॉलो करके, है ना, तुम हर एक एम्प्लॉय को ये 5 चीजों को पूरा कर दो, फुलफिल कर दो। 5 चीजों को, अपने आप वो मोटिवेट हो जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब्राहम मास्लो साहब का ये कहना है। बाप रे बाप, कितना बड़ा बात बोला उसने यार, उन्होंने, है ना। तो क्या है ऐसा सर इस थ्योरी में? आओ देखते हैं। लेकिन ये हायरार्की थ्योरी है। हायरार्की थ्योरी का मतलब कि तुमको सीक्वेंस में पूरा करना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले ये नीड को पूरा नहीं करके पहले ये नीड को पूरा कर रहे हो।
ये काम नहीं करना होगा। पहले तुमको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड लास्ट नंबर 5, है ना, सीक्वेंस वाइज सारे चीजों को तुमको देखना है। तो आओ एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सर आखिर में ऐसा उन्होंने क्या करा जो इतना ज्यादा फेमस हो गया अब्राहम मास्लो साहब इस थ्योरी के कारण। चलो देखो, बेसिकली बोला गया ना, तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का जान होता है, रिबोन, है ना, वो ब्लड है तुम्हारा, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का वो ब्लड है बेटा। बॉडी से ब्लड निकल गया मर जाओगे ना। एम्प्लॉय आज के डेट में जो भी इंडस्ट्री टॉप पोजीशन अटेन किए हुए हो, टाटा है, बाटा है, जो भी है, जियो है, जो भी अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन, सारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस है अपने अपनी जगह पे, है ना। तो बोला गया कि ये लोग क्यों है सर, आखिर में सेम रिसोर्सेस तो उसका कॉम्पिटिटर के पास भी है। आज हम लोग पटना में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये टीवी से पढ़ा रहे के कारण है क्या? ये टीवी तो हर एक कोचिंग में होगा, या नहीं भी होगा तो वो पैसा से खरीद सकता है। ये कैमरा हर एक कोचिंग वाला खरीद सकता है समझ रहे हो। लेकिन आखिर में टॉप पोजीशन क्यों हम लोग अटेन किए हुए, क्यों ऐसा नाम से जाना जाता है? क्या पढ़ाई कुछ भी हो जाए वहां, पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि पीपल के कारण। तो वहां पे तुमको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, अब्राहम मास्लो साहब का कहना है कि तुमको पीपल का नीड को पूरा करना। देखो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे जान दे देगा। आ रहा बात समझ में? तो देखो क्या बोला गया है, बेसिक, सबसे पहले तुमको एम्प्लॉय का बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करना होगा। फिजियोलॉजिकल नीड को, यानी के लिए उसको खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, ये 3 चीज पहले पूरा करो। आ रहा बात समझ में? ये 3 चीज को आपको पहले पूरा करना होगा। फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एक्सेट्रा, यानी कि जो उसका फिजियोलॉजिकल नीड है, फिजिकल नीड है, उसको सबसे पहले आपको पूरा करना है। तो ये क्या, खाना, कपड़ा, मकान देना है? नहीं सर, सही से उसको सैलरी दो, पहले टाइम पे सैलरी दो, ताकि वो टाइम पे खा सके, भूखा ना सोए। आ रहा बात समझ में? और सफिशियंट सैलरी दो जो डिजर्विंग है वो। क्लियर? तो पहला तो ये हो गया। दूसरा उनका कहना है कि उसके बाद उनको सेफ्टी दिखाओ, है ना, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। यानी बोला गया कि पहला तो तुम उनके फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा कर दिए, उसके बाद उनको ये चीज को एश्योर करवाओ अपने एम्प्लॉय को कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी यहां से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, आप टेंशन ना लो बेटा, और आपको निकाला नहीं जाएगा, आप आराम से काम करो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डेंजर एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एग्जांपल पेंशन प्लान, जॉब सिक्योरिटी, ये सब कुछ देना होगा। इंश्योरेंस वगैरह करवा दो, है ना, इंश्योरेंस वगैरह करवा दो कि आप मर भी जाते हो तो आपको घर वालों को कितना पैसा मिल जाएगा, आप नहीं भी मरते हो और तो आपको पेंशन मिलेगा, है ना, और आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, बस आप ऑनेस्ट होकर के काम करो, है ना। तो यहां पे बोला गया पहला फिजियोलॉजिकल नीड और दूसरा जॉब सिक्योरिटी, ये दे दो। तीसरा, ये दोनों देने के बाद थर्ड स्टेप में बोला गया है कि एफिलिएशन, यानी कि बिलोंगिंगनेस, उसको अपनापन वाला फीलिंग लाओ, अफेक्शन ऑफ लव, बिलोंगिंगनेस, अपनापन वाला फीलिंग कि भाई साहब आप जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की जान हो। ये मत सोचना कि अगर तुम इंप्लॉय का तारीफ कर रहा है तो उसका मन बढ़ जाएगा, या कहीं और जॉब देखने लगेगा, या सैलरी तुमसे बढ़ा के मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम एक रूल ले आओ ना यार कि तुम इतना टारगेट पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा सैलरी बढ़ेगा, या नहीं भी करते हो तो तुम नॉर्मल वे में भी काम करते हो तो तुम्हारा 15%, 20% हर साल सैलरी बढ़ेगा। उतना तुम अपने बात पे बस कायम रहो। आ रहा बात समझ में? तो वहां पे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और जाने वाले को कौन रोक सकता है जाने वाला तो जाएगा ही। तो यहां पे बोला तुम अपने हिसाब से ओके रहना है तुम्हें, है ना, लोग आएंगे लोग जाएंगे, तुम्हें तो कंपनी चलाना है भाई। तो यहां पे बोला गया पहला खाने पीने का जुगाड़, दूसरा उनको जो भी उनका इंश्योरेंस वगैरह करवा दो, और जॉब सिक्योरिटी उनको देना है। थर्ड बोला गया बिलोंगिंगनेस, अपनापन वाला फीलिंग उनको आना चाहिए कि भाई साहब यहां काम करके मजा आ रहा है, बोरियत फील नहीं हो रहा, राइट, यानी कि अफेक्शन, एक्सेप्टेंस। और भाई साहब वहां पे बोला गया कि उनको एकदम ये फील करवा दो कि नहीं आप और वो दोनों अलग अलग नहीं हो, आप लोग एक ही हो, राइट। उसके बाद ये भी हो गया। देन आफ्टर अब्राहम मास्लो साहब का कहना है कि बेटा उनको रिकॉग्नाइज करो, मान्यता दो, स्टीम नीड जिसको बोला गया, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, उनको स्टेटस दो। तो सबसे पहले फिर से आ जाओ, फिजियोलॉजिकल नीड, खाने पीने की व्यवस्था, जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नीड, आराम में, उसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड, उसके बाद स्टीम नीड, यानी स्टीम नीड का मतलब उनको रिकॉग्नाइज करो,
उनको मान्यता दो अपने इंप्लॉय को, तब जाकर के उनको स्टेटस दो, तब जाकर के उनको लगेगा कि नहीं यार अब मजा आ रहा काम करने में। और लास्ट बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के, जो वो करना चाहते हैं, जिस फील्ड में उनका नॉलेज है उसी फील्ड में उनको भेजो। उनका मन है मार्केटिंग का काम करने का, उनका नॉलेज है मार्केट में तुम्हारे इंप्लॉय का, और तुम उनको ऑफिस में बैठाए हुए हो, कंप्यूटर का काम दे दियो यार, उनको मन ही नहीं लगेगा आराभाषा में। तो जो उनका नीड है उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करने के लिए दो। तो ये था तुम्हारा 5 अब्राहम मास्लो साहब का हायरार्की थ्योरी। ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप वगैरह में, है ना। तो चलो देख लो क्या क्या है एक बार फिर से। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, बिलोंगिंगनेस नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अगर नहीं समझ में आएगा बैक करके देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। तो क्या बोला है, बिकमिंग एग्जांपल ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एक्सेट्रा। इट हेल्प मैनेजर टू रियलाइज दैट द अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एम्प्लॉय शुड बी आइडेंटिफाइड सो एज टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू देम। जो भी अनसेटिस्फाइड हैं उनको ये सारा चीज टाइम पे दो, कभी तुमसे अनसेटिस्फाइड नहीं होंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे तुम्हारा 2 टाइप का इंसेंटिव है, कौन कौन सा सर? जब तुम इंसेंटिव देते हो ना तो बेसिकली 2 टाइप का इंसेंटिव है। एक है फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसे के टर्म में सीधा पैसा ही दे दिए, और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्या है सर? देखो जरा, फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलता है इट रेफर्स टू द इंसेंटिव विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, यानी कि पैसे के टर्म में सर। किसके टर्म में? पैसे के टर्म में, रुपया। उसके बाद सर क्या क्या है इसमें, क्या क्या आता है? पे एंड अलावेंस, तुम उनको हाउस अलावेंस दे दिए, तुम उनको मेडिकल अलावेंस दे दिए, सारा हो गया। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, तुम 100, तुम्हारा अगर डेली कैपेसिटी है तुम्हारे इंप्लॉय का 100 बनाने का और वो 110 बना दिया, तो 10 का उसको ज्यादा तुम इंसेंटिव दो, 10 प्रोडक्ट के हिसाब से उसको ज्यादा दो। तो उसके बाद क्या हो गया? बोनस हो गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट दो फेस्टिवल्स वगैरह में। प्रॉफिट शेयर करो, ऐसा नहीं कि बचा के सब घर ले जाओ। तुम्हारा टारगेट था इस साल 500 करोड़ का, तुमने कमा लिया 700 करोड़, तो 200 करोड़ जो तुमने एक्स्ट्रा जो कमाया उसमें से कम 100 करोड़ रुपया तो बांटो अपने इंप्लॉय के बीच में। आ रहा भाई समझ में? को पार्टनरशिप, उसको नहीं होता बहुत ज्यादा तुम्हारा अगर मन है तो उसको पार्टनर को पार्टनर छोटा सा स्टॉक दे दो 2% 4% का, है ना। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायर करने के बाद उसको पेंशन प्रोविडेंट फंड पीएफ वगैरह जो होता है ये सारा चीज, और परक्विजिट्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी उसको देना है, अतिरिक्त लाभ जिसको बोला गया। तो बताओ कोई दिक्कत फाइनेंशियल में? नहीं सर। नेक्स्ट क्या हमारा? नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी टर्म में, जहां पे आपको क्या मिलता है? साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर मिलता है। इट रेफर्स टू द इंसेंटिव विच आर रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी भी लिख सकते हो, है ना। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर लिखोगे, राइट। तो यहां पे तुम उसको स्टेटस दो, है ना, कोई भी डेजिग्नेशन स्टेटस रिकॉग्नाइज करो, उसको मान्यता दो, हर लोगों के सामने बताओ कि नहीं हमारे इंप्लॉय हैं, बहुत ऑनेस्ट इंप्लॉय हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हेल्दी इन्वायरमेंट तुमको देना है, हेल्दी इन्वायरमेंट देना है तुमको, है ना। उसके बाद करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि उनको नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए चीजों के बारे में बेटा बताना आप ही का काम है। जॉब इनरिचमेंट, हमेशा उनको जॉब में प्रमोशन वगैरह होना चाहिए। इंप्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, हमेशा तुमको रिकॉग्नाइज करना होगा इंप्लॉय को, बेस्ट इंप्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट इंप्लॉय ऑफ द ईयर फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट, फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लाइक दैट, है ना। जॉब सिक्योरिटी बेटा तुमको देना होगा कि आप आराम से काम करो, आपका जॉब सिक्योरिटी, आपको कोई भी डेंजरस चीज़ों से आपको इंश्योरेंस वगैरह करवा दिया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, तुम जब भी प्लान एंड पॉलिसी बना रहे हो तो तुम एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करो टू एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्लान एंड पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, ताकि उनको लगे कि नहीं हमारे सामने प्लान एंड पॉलिसी बॉस बनाते हैं तो हमें वैल्यू दे रहे हैं। और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, और उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, अकाउंटेबिलिटी भी बनाओ, यानी कि उनको काबिलियत उनके अंदर एक जनरेट होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, लीडरशिप। क्या है सर लीडरशिप आपका? लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो वो सिंपल सा बोला, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। तुम वो
इधर उधर डगमगा रहा है तुम्हारा एम्प्लॉय, तुम उसको पकड़ के सही रास्ते पे लेके जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। अरे बस में पैसा कमाने का उसका इच्छा नहीं कर रहा है, मौज मस्ती का इच्छा कर रहा है, लाइन पे उसको पकड़ के ले आएगा, बेटा बिना पैसा का कुछ नहीं होता है ना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप है, काम करने का, करवाने का तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम्हारे अंदर इनिशिएटिव पावर है, तुम्हारे अंदर वेल इंटरप्रेटिंग पावर है, तुम अच्छे से कोई भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। उसको बोला था गुड पर्सनालिटी होना चाहिए तुम्हारा, है ना। तुम्हारा फॉलो क्यों करेगा यार तुम्हें कोई, तुम अपने किसी भी आइडल की जिसको मानते हो फॉलो करते हो ना, क्यों फॉलो करो, या नहीं भी करते हो मान लो, तो तुम चाहते हो तुम्हें कोई फॉलो करे, क्यों करेगा कोई तुम्हें फॉलो। तुम्हारे अंदर वो सारा चीज होना चाहिए जो एक इंसान को सफिशिएंट बनाता है ना, लीडर बनाता है। अब तुम बोलते हो सबको कि यार हम लीडर हैं, और तुम ही डर के घर में रहते हो, तो वो लीडर थोड़ी ना। वो लीडर का मतलब पहले मेरे अकेले चलने में जिनके हौसले होते हैं उन्हीं को लीडर बोला जाता है। कहावत सुना होगा तुमने कि जिनके अंदर है दम अकेले काबिलियत चलने का, उन्हें जिनके अंदर अकेले चलने की काबिलियत होते हैं उन्हीं के पीछे एक दिन दुनिया होती है। इस तरह करके कहावत है, तुमने सुना होगा, डायलॉग है। तो वो इसी को बोला जाता है बेसिकली लीडरशिप, है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा किया जा सके। फीचर्स क्या है लीडरशिप का? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ये एक तरह का बेटा प्रोसेस है जिससे पीपल क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है तुमसे, तुम उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। ब्रिंग बिहेवियर चेंजेस, यहां पे बोला गया किस चीज में चेंजेस आता है, बिहेवियर में, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है तुम्हारे एम्प्लॉय को, अगर अच्छे से तुम लीड कर रहे हो तो। इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर, ये तुम्हारा क्या है ना, पता है तुम्हें तो लोग तभी फॉलो करेंगे जब तुम सबसे अच्छे से कम्युनिकेट करो। तुम गाली गलौज कर रहे हो यार अपने एम्प्लॉय को, कोई क्यों तुमको फॉलो करेगा, वो भी तुमको पलट के गाली दे देगा। आ रहा बात समझ में, कुछ इस तरह का बलगरवाद बोल देगा। तो यहां पे बोला गया कि तुमको तुम्हारे और तुम्हारे सबऑर्डिनेट के बीच में, यानी कि एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा से होना चाहिए। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बेटा, हर बार तुमको लोगों को लीड करना होगा। और एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल, और बेसिकली ये क्यों किया जाता है, फॉर अचीव कॉमन गोल, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको पूरा करने के लिए। क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्या हमारा लीडरशिप स्टाइल। देखो बेसिकली ये 3 टाइप का स्टाइल है, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है ना, क्या एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो क्या है सर इसका, सबसे पहले अथॉरिटेटिव, और या जिसको तुम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी बोल सकते हो। तो कोई एक नाम भी याद रख सकते हो तुम, कौन सा नाम, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। दूसरा डेमोक्रेटिक, जिसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बोल सकते हो। फ्री रेन लेसेस फेयर लीडरशिप। तो ये तीनों का मतलब क्या हुआ सर, बेसिकली देखो यहां पे बोलता है, चलो एक नाम पकड़ के लेकर के चलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब अ स्टाइल इन विच द लीडर सेंट्रलाइज ऑल द डिसीजन, यानी कि ये अगर लीडर है और इसके पास बहुत सारा सबऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हर एक पावर को यहां पे क्या किए हुए है, सेंट्रलाइज, यानी कि खुद डिसीजन लेगा। आ रहा बात समझ में, और पूरा कंट्रोल बना करके रखे हुए हैं किस पे, अपने सबऑर्डिनेट पे। तो क्या बोला गया है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब स्टाइल इन विच द लीडर सेंट्रलाइज ऑल द डिसीजन, ये पूरा का पूरा डिसीजन को क्या कर रखा है इसने, सेंट्रलाइज कर रखा है सर, यानी खुद के पास है, इसके पास डिसीजन लेने का पावर है ना, कोई और डिसीजन नहीं लेगा, राइट। एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, और जितने भी यहां पे इसके अंदर वर्कर हैं, एम्प्लॉय है, सबके लिए ये सबका कंट्रोल ये अपने हाथ में रखे हुए, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। आज और डेमोक्रेटिक देखते हैं सर क्या होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जिसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बोला जाता है, यहां पे क्या होता है कि जैसे मान के चलो यहां पे है तुम्हारा लीडर, ठीक है, और यहां है तुम्हारा सबऑर्डिनेट। आ रहा बात समझ में, तो जो भी, और यहां भी हम मान लो सबऑर्डिनेट, और यहां भी हम मान लो सबऑर्डिनेट, तो ये बीच में लीडर है और चारों तरफ सबऑर्डिनेट है। ये हर चीज को राय मशवरा करके सबऑर्डिनेट से करता है।
आ रहा भाषा में, जिसको बोला गया है डेमोक्रेटिक। तो स्टाइल इन विच द लीडर कंसल्ट द सबऑर्डिनेट, ये क्या कर रहा है, सबसे कंसल्ट कर रहा है बेटा, है ना, कंसल्ट द सबऑर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इनकरेज देम टू गिव सजेशन। और ये सबसे क्या ले रहा है, सजेशन ले रहा है, सब इसको सजेशन दे रहे हैं, है ना। उसके बाद ये लीडर क्या करेगा, डिसीजन लेगा, कोई दिक्कत। तो पहला में क्या था ऑटोक्रेटिक में, कि पूरा का पूरा पावर टू टेक डिसीजन यानी कि अथॉरिटी को इसने सेंट्रलाइज कर रखा था ऑटोक्रेटिक में, है ना, और पूरा का पूरा कंट्रोल बनाए हुए था अपने सबऑर्डिनेट पे। डेमोक्रेटिक में क्या है बेटा, डेमोक्रेटिक में लीडर जो होता है वो सबऑर्डिनेट से मिलता है, राय मशवरा लेता है और उसको इन्फ्लुएंस उसके अंदर लेकर के आता है कि आप भी अपना अपना राय दो, कोई दिक्कत नहीं सर। फ्री रेन लेजर, फ्री रेन लीडरशिप जिसको बोला गया लेस इज फेयर लीडरशिप, क्या है सर ये, अ स्टाइल इन विच द लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट। अब यहां पे क्या होगा कि जो भी लीडर है ना, ये पूरा का पूरा चीजों को प्लान एंड पॉलिसी को बना दिया और हर काम यहां पे सबऑर्डिनेट कर रहा है। जो भी डिसीजन लेना होगा कौन लेगा, सबऑर्डिनेट लेगा, जो भी डिसीजन लेना होगा सबऑर्डिनेट को रख दिया है ना। और लीडर यहां पे क्या कर रहा है, लीडर यहां पे बस ऊपर में बैठा हुआ, हर काम हर डिसीजन को कौन ले रहा है सर, जितना भी तरीके का डिसीजन है वो सबऑर्डिनेट लेगा, फ्री छोड़े हुए उसको, सारा चीजों को डेलीगेट कर दिया है ना। पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ वर्क, ये सब चीज कर यहां पे है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, स्टाइल इन विच द लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट इन सेटिंग द गोल एंड डेलीगेट्स द इंटायर अथॉरिटी। देखो बेटा यहां पे क्या वर्ड का यूज किया गया, इंटायर अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू देम, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट को ये पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट कर देता है, यानी कि ऊपर से नीचे आ जाता है। कोई दिक्कत सर यहां पे स्टाइल ऑफ लीडरशिप में, आई होप नहीं हुआ होगा तो कमेंट्स करना, फिर से समझा देंगे। कम्युनिकेशन, अब यहां पे कम्युनिकेशन का मतलब क्या, चार एलिमेंट्स हमने देखा था ना, कौन कौन सा, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर का ऐसा कुछ है नहीं खास, वो सुपरवाइजर वहीं पे हमने पढ़ लिया। कम्युनिकेशन देखो क्या है और इसका बैरियर्स भी हमें पढ़ना है, राइट, लास्ट टॉपिक होगा ये। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, यहां पे आइडिया को एक्सचेंज किया जाता है, व्यूज को एक्सचेंज किया जाता है, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे चीजों को यहां पे एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन एंड अमंग पीपल, बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ताकि लोगों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग आए, लोग क्या तुम कहना चाहते हो लोग इस चीज के बारे में समझे। अब देखो यहां पे कम्युनिकेशन प्रोसेस, कैसे बात बोला जाता है और कैसे लोगों तक बात को पहुंचाई जाती है, यहां पे तुमको इस चीज को बताया जा रहा है। तो बेसिकली देखो क्या है तुम्हारा यहां पे कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाया गया है। तो क्या है सर कम्युनिकेशन पहुंचे, जब भी कोई इंसान मान लो राम नाम का एक इंसान है, राइट, राम नाम का इंसान है, उसको उसके माइंड में कुछ है ना, कि यार कुछ बोला जाए, किससे बोला जाए सर, या मान के चलो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए तो मान के चलो कोई चाइना का बिजनेसमैन है ना, इसको हमारे मुकेश अंबानी जियो से बात करनी है कि इंडिया में कुछ बिजनेस नया स्टार्ट करना है इनको, है ना। तो भाई साहब सेंडर कौन हुआ, चाइना वाले ना, तो सेंडर हो गया चाइना, कोई दिक्कत सर, चाइना का कोई बिजनेस मैन है, मान लो XYZ, चाइनीज नेम सा कोई, है ना। और यहां पे है बेटा तुम्हारा अंबानी, इसको भेजना है मैसेज यहां, तो कैसे आएगा देखो ध्यान से, जो चाइना का जो बिजनेसमैन है उसको किस नाम से जाना जाएगा, सेंडर, उसके माइंड में जो चीज है, उसके माइंड में जो चीज है उसको बोला जाता है मैसेज, क्या वो बताना चाहता है उसको बोला जाता है मैसेज, राइट। अब वो टाइप करेगा, मेल करेगा सर, तो जो भी वो चीजों को, अपने मैसेज को अपने शब्दों में लेकर के आना, मैं अब आकर के यहां पे खड़ा हो जाऊं, क्या पता चलेगा तुमको मैं क्या बोलने वाला हूं यार, आ रहा बात समझ में, तो मैं अपने मुंह से अपने शब्दों से बयां कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग, क्या बोला जाता है उसको, इनकोडिंग बोला जाता है सर, कोई दिक्कत। अब इनकोडिंग होगा तो किसी के भी थ्रू हो सकता है, थ्रू मेल, FB, पोस्ट एक्सेट्रा, ये सब किसी भी के भी थ्रू हो सकता है। तो इनकोडिंग ये होगा, ये किसी ना किसी मीडिया के थ्रू होगा सर, है ना। तो मीडिया तुम्हारा क्या हो गया, मेल हो गया, FB हो गया, डायरेक्ट मैसेज हो गया, DM, है ना,
एक्सेट्रा, पोस्ट हो गया, फैक्स हो गया, कुछ भी हो गया। आ रहा समझ में? उसके बाद अब भाई चाइना का इंसान मुकेश अंबानी को तो नहीं समझा सकता, क्योंकि ये तो चाइनीज लैंग्वेज में बोलेगा। मुकेश अंबानी को समझाने के लिए इसके इस इनकोडिंग को क्या चीज में चेंज करना होगा? डिकोडिंग में, यानी कि ओन लैंग्वेज में। किस चीज में चेंज करना होगा? आवर ओन लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। कोई दिक्कत सर नहीं। उसके बाद ये मैसेज बेसिकली कहां पहुंच जाता है? रिसीवर के पास। तो रिसीवर कौन है सर? मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी ने चुपचाप इस मैसेज को देखा तो और छोड़ दिया, तो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया? जैसे आता ना तुमको मैसेज, तुमने भेजा किसी को, अब ब्लू टिक हो गया बेटा, रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेशन पूरा हो गया क्या? नहीं सर। तो उसके बाद रिसीवर को क्या भेजना पड़ता है सर? फीडबैक। किसको? सेंडर को। तब जाके कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा होता है। और इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में एक यहां पे नॉइज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा, है ना? कि हेलो हेलो आवाज नहीं आ रहा, हेलो वो आता है ना, आवाज में प्रॉब्लम फोन पे, या मेल कर रहे हो नेट चला गया हमारा भाषा में, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? नॉइज हो गया। तो वो इनकोडिंग, जब तुम मैसेज को टाइप करते हो और व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो या मेल के थ्रू भेज रहे हो, उसी टाइम जैसे ही तुमने टाइप करने के बाद सेंड पे क्लिक किया, नॉइज आ गया। अब नॉइज वो जरूरी नहीं आवाज के फॉर्म में ही हो, ग्लिचेस आ सकता है, इंटरनेट का इशू हो सकता है, एक्सेट्रा, और भी कुछ हो सकता है। तो ये था आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? सबसे पहला सेंडर। कौन होता है सेंडर? कन्वेयर, जिसको मैसेज भेजना है। वो क्या भेजता है? मैसेज। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी उसके माइंड में सब्जेक्ट है ना। उसके बाद सर इनकोडिंग, कन्वर्टिंग मैसेज इनटू सिंबल, यानी कि जो उसके मन में है, जो सोच है, उसको शब्दों में लेकर के आना, मैसेज में लेकर के आना, सिंबल में किसी भी तरह भी टाइप के फॉर्म में लेके आना, लिख देना, कंप्यूटर पे लिखना, वो इनकोडिंग कहलाता है। मीडिया का मतलब पाथ और मीडियम टू ट्रांसमिट मैसेज, जो भी ट्रांजिट होगा मैसेज वो किसके थ्रू होगा, उसी को बोला गया मीडिया के थ्रू, है ना। डिकोडिंग, ट्रांसलेटिंग इनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज, वो चाइनीज लैंग्वेज में भेजा था, हम उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टर भी रखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग। और फाइनली रिसीवर कौन होता है? रिसीविंग द मैसेज, फीडबैक, रिएक्शन टू द सेंडर। बेटा सेंडर को तुमको रिएक्ट करना होगा, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ, वरना आधा अधूरा रह जाएगा। और नॉइज का बाबा का बीच में इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको बोला गया हिंड्रेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये भी। चलो और आगे देखते हैं क्या है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली बहुत आसान है, दो है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऑफिशियल चैनल। ऑफिशियल चैनल हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। आ रहा है, जो भी बातें होगी, कोई इंटरपर्सनल बातें नहीं होगी, जो इम्पर्सनल बातें नहीं होगी, जो भी होगी यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड बातें होगा, वर्क से ही रिलेटेड बातें होंगी, है ना। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत फॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में मैंने पढ़ा रखा है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो भी बातचीत होगा वो ऑफिशियल बातें होंगी सारी, राइट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑफिशियल सारे बातें होंगी। कम्युनिकेशन दैट अराइज फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल। भाई साहब यहाँ पे पीपल सिर्फ खुद का, यहाँ पे कोई भी काम का मतलब का बात नहीं होगा, जो भी बात होगा यहाँ पे ऐसी ऐवी बात होगा, कॉल पे हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी कम्युनिकेशन अगर तुमसे तुम्हारा सुपीरियर कर रहा है तो वो विथ प्रूफ करता है। विथ प्रूफ का मतलब समझ रहे हो, वो हमेशा तुमको मेल करेगा या मैसेज करेगा, ताकि तुम उस काम को पूरा नहीं कर रहे हो तो तुम वो फटकार डांट भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये था तुम्हारा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेरियर्स, लास्ट टॉपिक, बेरियर्स टू कम्युनिकेशन। आप बिहार बोर्ड या सीबीएसई केस बहुत सारा आपको आता है यहां से बेरियर्स से, कि चलो बताओ बेसिकली 4 टाइप का तुम्हारा बेरियर्स होता है ना। तो बहुत तरीके का क्वेश्चन केस स्टडी यहां पे आता है और तुमसे पूछ देगा कि बताओ इसमें किस टाइप का बेरियर्स हैं, कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पाया कम्युनिकेशन। और बिहार बोर्ड आपको भी यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है, एक्सप्लेन द बेरियर्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। तो देखो सर क्या है, सबसे पहला बेरियर का मतलब होता है हिंड्रेंस, बाधाएं। कम्युनिकेट करने में ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बाधाएं आती है,
तो बेसिकली यहां पे बोला गया सेमेंटिक बैरियर। सबसे पहला सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक बैरियर का मतलब हो गया रिलेटेड टू इनकोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ मैसेज। सबसे पहले यहां पे क्या बोल रहा है, इनकोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ मैसेज। का मतलब कि जो भी वो समझाना चाह रहा है इनकोडिंग, उसको तुमने डिकोडिंग गलत तरीके से करा, यानी कि या तो सेंडर का गलती था, या तो रिसीवर का गलती था, या तो दोनों का गलती था। मतलब सर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, एक्सप्रेस्ड बढ़िया से नहीं हो पाया सर। यहां पे समझाने का कुछ और, समझा दिया गया कुछ और। सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग, सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। जैसे मान के चलो कि ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया है कि आज सिर्फ और सिर्फ मीटिंग होगा अपर लेवल वाले आदमी का, तो जो जो अपने आप को अपर लेवल समझ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सारे लोगों का मीटिंग होना है, सिर्फ टॉप लेवल का मीटिंग होगा। तो सुपरवाइजर भी सोच रहे हैं कि हम भी अपर लेवल हैं अपने डिपार्टमेंट के, तो हम भी चलो मैसेज में चले जाते हैं। तो ये भी गलत तरीका है। फॉल्ट्री ट्रांसलेशन, गलत तरीके से समझाया जाना, है ना। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, तुम कुछ भी एजम्पशन तुम लगा लिए। आ रहा बात समझ में। तो बोला गया था कुछ और, हो गया कुछ और। जैसे मान के चलो बोला गया कि मार्केटिंग में इस साल कंपनी 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और तुमने सोचा कि अच्छा बेटा लगता है सैलरी भी बढ़ जाएगा हमारा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला सोचा कि लग रहा सैलरी भी, तो तुमने कुछ भी अपने मन से एज्यूम कर लिया। टेक्निकल जार्गन यानी कि कुछ भी टेक्निकल बाधाएं आना, वही ग्लिचेस, नॉइज, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है ना। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, यानी कि कुछ गलत तरीके का सिंबल, इशारा करना, वो भी एक गलत कम्युनिकेशन में बैरियर्स लेकर के आता है, यानी कम्युनिकेशन पूरा अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो उसको क्या बोला गया सर, सेमेंटिक बैरियर्स। और नेक्स्ट देखते हैं क्या, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब हो गया कि अपना अपना सोच, रिलेटेड टू द डेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। यहां पे बोला गया है कि यार जो भी तुम कुछ भी करने से पहले दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी होता है ना। चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम पढ़ा रहे हो। अभी मेरे माइंड में अचानक से कुछ इधर उधर की बातें चलने लगी जिससे मुझे टेंशन हो सकता है, तो क्या मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊंगा क्या, डिलीवर्ड अच्छे से दे पाऊंगा क्या चीजों को, कंटेंट को? नहीं सर। तो माइंड का प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है हर जगह पे। आराम से तुम देखोगे कि जब तुम सीढ़ी वगैरह चढ़ते हो घर के स्टेयर्स को, है ना, तो बेटा तुम वहां अगर कुछ सोचते सोचते चढ़ रहे हो, तुम्हारा माइंड कहीं और है, तब तुम्हारा ऑटोमेटिकली देखना तुम्हारा सीढ़ी खत्म भी हो जाएगा, फिर भी तुमको लगेगा कि और सीढ़ी बचा हुआ है, या तुम सीढ़ी से गिरते गिरते बचोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और है, वहां पे माइंड तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है। तो दिमाग और पैर के बीच में एक बैलेंस होता है, तभी हम लोग सीढ़ी को चढ़ते हैं। लाइक दैट यहां भी उसी तरीके से बोला गया साइकोलॉजिकल बैरियर्स के इंसान बोलने कुछ आया, लेकिन जो सुनने वाला था, जो लिसनर था, उसका माइंड या प्रेजेंस था ही नहीं। तो क्या बोला गया सर, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। यानी बोला गया प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब, इवैल्यूएशन का मतलब कि भाई साहब तुम पहले से ही मैच्योर कर लिए। प्री मैच्योर का मतलब यानी कि बोलने वो कुछ आया था, तुम बोला हाँ हमें पता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो बोलने मान के चलो कुछ आया था, हो सकता है कि तुम्हारा मैनेजर बोलने आया था कि आज से सारे लोगों को 3-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है। तुमने स्टार्टिंग में बोल दिया नहीं हम लोग नहीं करेंगे। अरे यार हो सकता है वो तुम्हारे फायदे का बात होगा, हो सकता है उसमें तुम्हारा सैलरी दुगुना बढ़ा देगा वो, आराम से, या हो सकता है ज्यादा सैलरी देके तुमसे ज्यादा काम करना। तुमने एज्यूम कर लिया कि भाई साहब लगता है कि यार फ्री में काम करवाएगा 3 घंटा ज्यादा, है ना। तो वो हो गया एक लैक ऑफ अटेंशन। जो भी लिसनर है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। एक अच्छा बोलने से पहले सुनना बहुत जरूरी है, याद रखना, है ना। और जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं पहले सुनते हैं कि आखिर में तुम बोलना क्या चाहते हो, बोलो, है ना। तो हमेशा याद रखना, किसी के सामने भी बैठो, यहां बैठो, कहीं भी देश विदेश कहीं भी बैठो, तो तुमको एक गुड लिसनर होना जरूरी है। कि एक जो स्पीकर हुआ करता है आज के डेट में, वो एक अपने समय का जरूर गुड लिसनर होगा, जरूर सुन करके ही इंसान हर कुछ बोलता है। तो तुम्हारा लैक ऑफ अटेंशन के कारण, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, तुमने
जो भी तुम्हारा वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो नहीं था, इस कारण से वहां पे लॉस हुआ। और डिस्ट्रस्ट, यानी कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं यार कि यार नहीं नहीं ये जो होगा तुम्हारा ये गलत ही बोलेगा। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो तुम्हारा रिश्ता है वो अच्छा रिश्ता नहीं है। सबऑर्डिनेट आ रहा है, सुपीरियर आ रहा है सबऑर्डिनेट को कुछ बोलने के लिए, तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे, नहीं 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 ये तो जो भी बोलेगा गलत ही बात बोलेगा, हमारे फेवर में रहेगा ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्या हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या बोलता है, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अथॉरिटी रिलेशनशिप रूल्स एंड रेगुलेशन। एक ऐसा बैरियर्स, एक ऐसा थ्रेट जो किस लिए होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के कारण, रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण, स्टेटस के कारण, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के कारण, यहां पे बैरियर्स में यानी कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स देखने के लिए मिलता है। तो क्या है सर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है ना, कि टॉप लेवल से मिडिल लेवल ही बात कर सकता है, लोअर लेवल बात नहीं कर सकता है। तो यार कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हो पा रहा है। आ रहा बात समझ में। रूल एंड रेगुलेशन है, पहले ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, डी को बताएगा, ई को बताएगा, एफ को बताएगा जी। अब यार यहां से यहां बात गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, होते होते बात होने का कुछ हो गया कुछ, दो दो बात सब कोई भूलता गया, बात वहां तक पहुंचा ही नहीं, या बात बढ़ा चढ़ा करके पहुंचा गया, बहुत तरह का कुछ हो सकता है। अपना अपना इंप्लॉय जो तुम्हारा सुपीरियर जो है वो स्टेटस दिखा रहा है कि आई एम द सीनियर, माइंड योर ओन लैंग्वेज, हमेशा तुमको डांट दे रहा है वो। आ रहा बात समझ में, तुमको झूठ मूठ का वो डांट फटकार लगा दे रहा है, स्टेटस का फायदा उठा रहा है वो तुम्हारा, मतलब अपना वो। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, भाई सब स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है, बड़ा बेकार सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई किसी से बात ही नहीं कर सकता है, तो वहां पे तुमको हिंड्रेंस देखने के लिए मिलेगा। और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, हर एक जगह हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में एक तुम्हारा जो भी नोटिस तुम देखा होगा, कंप्लेन बॉक्स, इस तरह का तुम्हारा कंप्लेन मैकेनिज्म का एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी है, सो दैट जो भी इंप्लॉय हैं अपने जो सीनियर हैं और उनसे भी जो सीनियर हैं, जो या कंपनी का सीईओ है, वहां तक वो अगर बात अपना पहुंचाना चाहे तो अपना बात पहुंचा सकता है, उसको कोई दबा ना सके ऑर्गेनाइजेशन में। आ रहा बात समझ में। और लास्ट, पर्सनल बैरियर रिलेटेड टू द पर्सनल एटीट्यूड ऑफ द बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर, है ना, यानी कि दोनों का एटीट्यूड कारण, फियर ऑफ चैलेंज टू द अथॉरिटी, यार उसको डर है कि यार मेरा कहीं नौकरी ना चला जाए। आ रहा बात समझ में, तो नहीं 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 हम लोग ऐसा इस तरह का हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन नहीं, कोई आया तुमसे मान लो सीनियर कुछ पूछने के लिए कि भाई बताओ कंपनी में कैसा काम चल रहा है, तो तुम अपने फियर के कारण, डर के कारण तुमने उससे कम्युनिकेट ही नहीं करा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, जो सुपीरियर है उसको अपने सबऑर्डिनेट पे विश्वास ही नहीं है, या सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर पे विश्वास नहीं है, तो ये सब पर्सनल बैरियर्स में आ सकता है। अनविलिंगनेस जो भी है कम्युनिकेशन का, उसका मन नहीं है, बोलता नहीं यार मेरा मन ही नहीं है तुमसे बात करने का, तो वो भी हो सकता है। और लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, जो भी तुम्हारा एम्प्लॉय है, तुम अगर उसको कुछ अपने उसके आइडिया के लिए वो तुम्हें कुछ कुछ बता रहा है प्रॉफिट के लिए तुम्हारी कंपनी का, और तुम उसको इंसेंटिव दे ही नहीं रहे हो, है ना, उसका मेहनत का उसको जो भी उसका डिजर्विंग है वो उसको दे ही नहीं रहे हो इंसेंटिव बोनस, तो वो क्यों ही तुम्हें नए नए आइडिया बताएगा। तो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन पर्सनल बैरियर। तो बेटा बेसिकली 4 टाइप का बैरियर हो गया तुम्हारा, कौन कौन सा, आओ वापस से देख लो। सेमेंटिक बैरियर पहला हो गया तुम्हारा सेमेंटिक बैरियर, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर्स, तीसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, और लास्ट हो गया तुम्हारा पर्सनल बैरियर्स। क्लियर होगा सबको। चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म। एक लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। मेजर, यानी कि मेजर टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अब यहां पे बहुत तरीके का बैरियर्स को देखने के बाद आखिर में क्या ऐसा चीज किया जाए ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव साबित हो सर। तो सबसे पहले क्या किया जाए, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। अपने अपने आइडिया को बताने से पहले, किसी को बताने से पहले तुमको क्लैरिफाई करना होगा। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, वो सुनने वाला क्या चाहता है वो बताओ। अब जैसे मान के चलो कभी कभी मोटिवेशनल सेमिनार में तुम जाओगे तो तुम्हारे मतलब का बात ही नहीं हो रहा है, वो कहां पॉलिटिक्स का बात हो रहा है, या कोई भी इस तरह का पॉलिटिशियन आ गए हैं वो सिर्फ इतिहास से जुड़ा बात करा रहे हैं, जो हमें इंटरेस्ट ही नहीं। हम तो भाई बिजनेस पढ़ने वाले इंसान, कॉमर्स के स्टूडेंट है ना,
तो हमें तो हमारे से रिलेटेड बातें होंगी तब ना। तो जो रिसीवर है उसका इंटरेस्ट जिस चीज में है उसके अकॉर्डिंग, वो जो क्या चाहता है, उसका नीड किस चीज में, उसके अकॉर्डिंग तुमको उसको बात करना होगा। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, हमेशा दूसरे से मिलो, एक को बताने से पहले 2-3 लोगों से उसके बारे में चर्चा करो, है ना। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज को अपना ध्यान रखो, टोन पे ध्यान रखो। किसी चीज में यार टोन भी बहुत मैटर करता है ना। यार किसी किसी का आदत होता है जोर से बोलने का, तो लगता है यार वो डांट के बोल रहा है ना। एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर, वो वैल्यू दे लिसनर, जो तुम्हें इस तरह का तुम्हारा कंटेंट होना चाहिए, है ना, उस तरह से कन्वे करो। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, और देखो कि फीडबैक प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर, यार हमेशा फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए कम्युनिकेट करो सबसे। फॉलो अप कम्युनिकेशन, और हमेशा जो भी ग्राइवेंसेस है उस पर क्विकली एक्शन लो। जो भी कंप्लेन बॉक्स तुमने बनाया है, जो भी फीडबैक बॉक्स तुमने बनाया है ना, तो या तुम पे कोई भी कंप्लेन वाला मेल आ रहा है तो तुम उसको तुरंत से सॉर्ट आउट करने का रिड्रेशल, है ना, तुरंत वहां पे ये करो। और लास्टली बेटा, अगर तुम इफ यू वांट टू बिकम अ गुड मैन, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, बिकम अ गुड लिसनर। तो चलो, यही था आज का हमारा क्लास, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वन शॉट वीडियो था। जल्दी से मैं चैप्टर नंबर 8 और जो चैप्टर छूटा हुआ है, और लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट, वो भी मैं आपको जल्दी वीडियो, एग्जाम से पहले, परसों आपका एग्जाम है, तो चलो मैं आपको, और ये वीडियो तो खैर सीबीएसई और बिहार बोर्ड सबके लिए है, तो आप ये वीडियो देखना मत छोड़ना। ऐसा नहीं किसी एमसीक्यू करके जा रहे हैं बेटा एग्जाम देने के लिए, राइट, क्वेश्चन आंसर भी आपको बना करके आना है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।